अब इसको देखते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस एक्चुअली होता क्या है। तो जैसा कि वहाँ 3 चीज़ें बताई मैंने, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन होता है जो हमारे इंटरनल ईयर में पाया जाता है। पहली चीज़, इसके 2 पार्ट्स होते हैं मेनली। एक तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और उसके साथ साथ होता है इसमें ऑटोलिथ ऑर्गन। ऑटोलिथ ऑर्गन क्या होता है ये देखते हैं। ये 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। सैक मतलब थैले की जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और एक तो सैक लाइक हो गई और दूसरा स्वेलिंग्स होती हैं, यानी कि जैसे हमारे किसी हिस्से में, उंगली में या हड्डी में हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा उभार आ जाता है, सूजन आ जाती है, उसे कहते हैं स्वेलिंग। तो उसी तरीके की ये स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि कौन सी होती हैं, सेक्योल और यूट्रिकल। ठीक है, सेक्योल और यूट्रिकल। अब पहला पार्ट हम पढ़ते हैं कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं हमारी बॉडी में। कंसिस्ट एंडोलिम्फ, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, एंडोलिम्फ, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी कैनाल्स बाय पेरीलिम्फ। यानी कि जो पेरीलिम्फ है और बोनी कैनाल और पेरीलिम्फ जो हैं, बोनी कैनाल इधर की साइड है, पेरीलिम्फ इधर की साइड है। ठीक है, एंडोलिम्फ इधर की साइड है। तो इसके बीच में क्या पाया जाता है, एंडोलिम्फ। ठीक, दीज कैनाल्स कंटेन रिज लाइक स्ट्रक्चर्स। अब इन जो कैनाल्स हैं इनमें कुछ रिजेस पाई जाते हैं। रिजेस मतलब गड्ढे पाए जाते हैं या उभार पाए जाते हैं। तो उभार रिज एक्चुअली कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन बनता है ये कहलाता है रिज। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको कहते हैं क्रिस्टा। कहां पर है ये, सेमी सर्कुलर कैनाल्स पर। ठीक, अब ऑटोलिथ ऑर्गन जैसा कि मैंने बताया था 2 चीजें होती हैं, यूट्रिकल और सेक्योल। तो यूट्रिकल जो होता है वो सेक्योल से जो भी कम्युनिकेशन करता है, यानी कि जितने भी मूवमेंट का ट्रांसफर होता है वो सारा किसके थ्रू होता है, एंडोलिम्फेटिकस के थ्रू होता है। किसके थ्रू, एंडोलिम्फेटिकस। अब दोनों के दोनों यानी कि यूट्रिकल और सेक्योल जो हैं, इनमें जो रिजेस पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, मैक्योला। सेमी सर्कुलर कैनाल्स की जो रिजेस हैं उनको कहते हैं क्रिस्टा। ऑटोलिथ ऑर्गन्स की जो रिजेस हैं उनको कहते हैं मैक्योला। क्या कहते हैं, मैक्योला। इनके फंक्शंस क्या हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लीनियर एक्सेलरेशन, यानी कि जितने भी एक्सेलरेशंस हो रहे हैं बॉडी में वो सारे उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करती हैं ऑटोलिथ ऑर्गन्स। इसके अलावा जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है बाकी चीज़ों के, हमारे जो बॉडी के बाहर के हैं, मतलब जो हमारी बॉडी से अलग जो एक्सेलरेशंस हैं उनकी वजह से जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हैंडल करने का काम या उनको संभालने का काम, उनके हिसाब से अपने रिएक्शंस देने का काम कौन करती हैं, सेक्योल और यूट्रिकल। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स डिटेक्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि जितने भी एंगल से आने वाली चीज़ें हैं हमारी बॉडी के बाहर, यानी कि कोई जैसे सपोज कोई चीज़ टेढ़ी आके गिर रही है तो उस कंडीशन, उसके लिए ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ हेड, मतलब जिस ऐसी कंडीशन जबकि हमारा हेड मूव कर रहा है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है, तो जितने भी एंगुलर एक्सेलरेशन होंगे उनको 3 परपेंडिकुलर एक्सिस में, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, यानी अगर ऐसे कह दे तो हम इसे, कोई ज़्यादा टेढ़ी चीज़ नहीं है, 3 डायरेक्शंस में, यानी कि 3 डायरेक्शंस में होने वाले एंगुलर एक्सेलरेशन को कौन टेक केयर कर रहा है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। देन आता है कॉक्लिया। कॉक्लिया एक कॉइल जैसी स्ट्रक्चर है, कॉइल जैसे हमने पढ़ा होगा
फिज़िक्स में इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है ना कॉइल की, तो ये कॉइल जैसी स्ट्रक्चर होती है और इसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं या स्केली होते हैं। फर्स्ट पार्ट है स्केली वेस्टिब्यूल, स्काला वेस्टिब्यूल, सेकंड है स्काला टिम्पैनी एंड थर्ड है स्काला मीडिया। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, एक इम्पॉर्टेंट है कि रिसेप्टर्स ऑफ हियरिंग यानी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये क्या होते हैं? तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। रॉड मैंने जैसे पहले ही बता चुका हूँ, आई में रॉड्स एंड कोन्स है ना, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है और इन बिटवीन दीज रॉड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि इन जो एक के बाद एक लगी होती हैं बराबर में काफ़ी सारी, तो हर एक रॉड्स के बीच में टनल ऑफ कॉर्टाई एक चीज़ होती है, ठीक है, जो कि फिल्ड विद पेरिलिम्फ। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, पेरिलिम्फ कहाँ पाया जाता है? टनल ऑफ कॉर्टाई में, ठीक है। अब इनर एंड आउटर हेयर सेल्स जो होती हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं, किसमें? जो हमारे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई या रिसेप्टर्स हैं इसमें। इन्हीं जो हेयर सेल्स हैं इनके ऊपर बहुत बारीक सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीलिया में पिछली लेक्चर में बता चुका हूँ, बहुत बारीक बारीक बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो जो कि लोकोमोशन में भी काम आते हैं। तो इन्हीं सीलिया, ये जो सीलिया हेयर सेल्स पर पाए जाते हैं इन्हें कहते हैं स्टीरियोसीलिया। क्या कहते हैं? स्टीरियोसीलिया, ठीक। अब इनके फंक्शंस क्या हैं हेयर सेल्स के? पहला कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइन ऑडिटरी चेंजेस इन साउंड वेव्स, यानी कि जो साउंड वेव्स में बहुत बारीक या बहुत हल्के या माइन्यूट से चेंजेस हो रहे हैं, उनको सुनने के लिए या उनको पहचानने का काम कौन करती हैं? हेयर सेल्स। दूसरा, डिटेक्शन ऑफ साउंड एंड सेंसिंग। साउंड्स, अलग अलग साउंड एक ही टाइम में आ रही हैं आपके कान में, उनको डिटेक्ट करने का काम। और सेंसिंग, सेंसिंग कहते हैं बार बार किसी चीज़ का आपके पास आके रुकना, आप वापस उसके जवाब में कुछ देते हैं, तो इन सब कामों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हेयर सेल्स। तो हेयर सेल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। अब आते हैं हमारे मैकेनिज्म। तो जाहिर सी बात है कि 2 तरीके के काम करते हैं हमारे ईयर्स, एक तो हियरिंग का, एक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ। तो पहला आता है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, मतलब हियरिंग का मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से साउंड वेव्स बनती हैं, कहाँ जाती हैं, किसके बाद कहाँ पहुँचती हैं, तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे यहाँ। सबसे पहले जो साउंड वेव्स आती हैं मैंने बताया था पिन्ना पर आती हैं, ठीक। वहाँ से होकर, उससे होकर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स तक पहुँचती हैं। उसके बाद वहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे यानी ईयर ड्रम, मैंने बताया था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम को कहते हैं, ठीक है। ईयर ड्रम पे पहुँचते ही ये जो है वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो साउंड आई वो ईयर ड्रम पे पहुँचते ही यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर पहुँचते ही वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और वाइब्रेशन के ही रूप में ये मैलियस पे पहुंचती है, उसके बाद इंकस पे पहुंचती है और स्टेपीज पे पहुंचती है, ठीक। 3 छोटी सी बोन्स बताई थी, बोनी स्ट्रक्चर्स, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। इसके बाद क्या होता है कि ये पेरिलिम्फ पे पहुंचती है, ठीक। पेरिलिम्फ के बाद ये एंडोलिम्फ पे आ गई। एंडोलिम्फ पर आने के बाद क्या होता है, ये पहुंचती है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई यहाँ पर पहुँचती है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे पहुँचते ही ये वाइब्रेशंस जो हैं वो अब इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इम्पल्स वो चीज़ जो ब्रेन समझता है, ऐसे समझ सकते हैं कि इम्पल्स वो भाषा है जिसको ब्रेन समझ सकता है। तो अब ये इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इम्पल्स में जैसे ही ये कन्वर्ट होती है, ये पहुँच जाती है जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी 8th नर्व पे। कहाँ पर? 8th नर्व, यानी कि 8th नर्व जो है वो साउंड इम्पल्स को रिसीव करने वाली नर्व कहलाती है। कौन सी? 8th नर्व। ये यहाँ से 8th नर्व पे जैसे ही इम्पल्स पहुँचती है, इस इम्पल्स को ये नर्व ब्रेन में ट्रांसफ़र कर देती है। ब्रेन के भी किस पार्ट में? ब्रेन स्टेम में, जो कहाँ पर होता है? ऑडिटरी सेंटर पे। किसके अंदर? टेम्पोरल लोब के अंदर, यानी कि टेम्पोरल लोब के अंदर ऑडिटरी सेंटर होता है
उसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये नर्व इम्पल्स आता है, इसने ब्रेन को भेजा, वापस इसी रूट से होते हुए कान, मतलब सॉरी, इसी यहाँ पर ब्रेन जो है इसको एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन देता है। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है अब हमारा मैकेनिज्म ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि बैलेंस कैसे बनता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले बॉडी का मूवमेंट हुआ है ना। सेकंड चीज़ आती है कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यानी कि ये जो मूवमेंट है इसकी वजह से जो सेमी सर्कुलर कैनाल में मौजूद एंडोलिम्फ है उसमें वाइब्रेशंस या मूवमेंट होने लगता है। अब ये जो एंडोलिम्फ के मूवमेंट हैं ये एम्पुली में पहुंचते हैं, एम्पुली तक वो मूवमेंट पहुंचे जहाँ पर कि नर्व सेल्स जो मौजूद हैं, वहाँ पर एम्पुली में जो नर्व सेल्स मौजूद हैं उनमें वो एक्टिवेट हो जाती हैं एकदम से। मतलब जैसे ही मूवमेंट हुआ तो नर्व सेल एक्टिवेट हो गई, कहाँ की, एम्पुली के अंदर की। और नर्व सेल्स के एक्टिवेट होने से क्या होता है कि वहाँ पर होता है इम्पल्स का जनरेशन, यानी कि इम्पल्स अब क्या है, इम्पल्स जनरेट हो चुकी हैं। अगेन वो 8th नर्व पे पहुँचती हैं, ठीक है, सेम वहीं उसकी तरह, और वहाँ से ब्रेन में पहुँचा दी जाती हैं और बॉडी को बैलेंस कर लिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ आती है कि अगर जो हमारा ये पूरा सिस्टम है इसमें किसी भी पार्ट में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, ख़ास तौर से अगर इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में, तो हमको क्या प्रॉब्लम आती है, स्पिनिंग की, यानी कि ऐसा लगता है हमें चक्कर से आ रहे हैं, मतलब हमारा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन को कहते हैं वर्टिगो। ठीक है, इसी तरीके से अगर इन सिस्टम्स में, दोनों सिस्टम्स में, चाहे ये मैकेनिज्म हो हियरिंग का या मैकेनिज्म ऑफ इक्विलिब्रियम हो, इसमें एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे ट्रैवलिंग के टाइम पे ख़ास तौर से बसों में और जो घुमावदार सड़कें होती हैं पहाड़ों की, उसमें ये जो है एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। मोशन सिकनेस में सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको चक्कर आने लगते हैं और दूसरा आपको वोमिटिंग यानी उल्टी आने लगती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ईयर का पोर्शन यहाँ पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक नए ऑर्गन के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर मिलेंगे। थैंक यू।